बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, एसिम्प्टोटिक कम्प्लेक्सिटी या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, ये तीनों तकरीबन एक जैसे टॉपिक हैं, एक ही किस्म के टॉपिक्स हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस या एसिम्प्टोटिक कम्प्लेक्सिटी या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ किसे कहते हैं। देखिए, एल्गोरिथम्स, इस कोर्स में हम एल्गोरिथम्स की कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी या इन सिंपल वर्ड्स रनिंग टाइम हम कंप्यूट करते हैं। रनिंग टाइम, जिस तरह के इंसर्शन सॉर्ट के लिए हमने रनिंग टाइम फाइंड कर लिया, इंसर्शन सॉर्ट का रनिंग टाइम t ऑफ n इज़ इक्वल टू an स्क्वेयर प्लस bn प्लस c। ये इंसर्शन सॉर्ट के लिए हमने रनिंग टाइम फाइंड आउट कर लिया है, और इस रनिंग टाइम, दिस इज़ अ फंक्शन which is represented by t and it depends on n, where n is the input size of the array, और इस फंक्शन की वैल्यू है an स्क्वेयर प्लस bn प्लस c। ये फंक्शन है किस चीज़ के बराबर? an स्क्वेयर प्लस bn प्लस c। तो हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में इस फंक्शन का हमने ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ ग्रोथ, ये फंक्शन किस रेट से ग्रोथ करेगा, ये फंक्शन किस रेट से ग्रो करता है, इस चीज़ को एसिम्प्टोटिक कम्प्लेक्सिटी कहा जाता है या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। और जो नोटेशंस इसमें इस्तेमाल होते हैं उनको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कहा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या एसिम्प्टोटिक कम्प्लेक्सिटी को कैसे फाइंड करते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, हमने इस पूरे फंक्शन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, हायर ऑर्डर टर्म देखना है कि कौन सा हायर ऑर्डर टर्म है। तो इसकी डिग्री, वेरिएबल हमारे पास n है, तो n की हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पर स्क्वेयर, यहाँ पर 1 और यहाँ पर n पावर 0। तो इसमें n की हाईएस्ट डिग्री क्या है? n स्क्वेयर है। तो हमने इग्नोर करना है लोअर ऑर्डर टर्म्स, और जितने भी कांस्टेंट्स हैं उन सबको इग्नोर कर देना है, और हायर ऑर्डर टर्म का जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसको भी इग्नोर कर देना है। हमारे पास रह गया n स्क्वेयर, तो हम अभी लिखेंगे t ऑफ n इक्वल्स टू n स्क्वेयर। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमने कहा कि t ऑफ n बराबर है an स्क्वेयर प्लस bn प्लस c के, और अगली लाइन में हम कह रहे हैं कि t ऑफ n बराबर है n स्क्वेयर के। तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो मुनासिब नहीं है, इंसाफ की बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसके साथ एक नोटेशन लिखें थीटा या बिग O ऑफ n स्क्वेयर, तो अब ये ठीक है। अभी यहाँ पर जो ऊपर हमारे पास bn प्लस c हैं, वो उनको अगर हमने ड्रॉप कर लिया, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि t ऑफ n इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू n स्क्वेयर, या हम कह सकते हैं कि t ऑफ n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ फंक्शंस दैट इज़ डिफाइंड बाय थीटा ऑफ n स्क्वेयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि थीटा ऑफ n स्क्वेयर का क्या मतलब है कि ये एक सेट ऑफ फंक्शंस हैं, और t ऑफ n जो है इस सेट में से एक है। t ऑफ n की वैल्यू क्या है? an स्क्वेयर प्लस bn प्लस c। तो वो इस सेट में से एक फंक्शन है। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है कि an स्क्वेयर प्लस bn प्लस c में से हमने लोअर ऑर्डर टर्म्स, कांस्टेंट कोएफिशिएंट और कांस्टेंट जो हैं वो हमने इग्नोर कर लिए। क्यों इग्नोर कर लिए? इसकी भी एक वजह है। हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं? इसमें से हम इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस, इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी अहमियत जो है वो रिलेटिवली लो है।
किसके लिहाज से? रिलेटिवली टू एन स्क्वेयर, बी एन हमारे पास बहुत कम है। मिसाल के तौर पे अगर n की वैल्यू हमारे पास 100 हो गई, अगर n की वैल्यू हम 100 ले लें, इनपुट हमारे पास 100 हो, तो ये टर्म a और b और c कॉन्स्टेंट्स को छोड़ दें, n स्क्वेयर की वैल्यू क्या बनेगी? तो 100 स्क्वेयर, इनपुट n की वैल्यू 100 है, तो n स्क्वेयर 100 स्क्वेयर की वैल्यू क्या बनेगी? 10,000। ठीक है, और हमारे पास जो है n की वैल्यू तो 100 ही बनेगी। ठीक है, तो ये 100 10,000 के मुकाबले में रिलेटिवली स्मॉल है, और कांस्टेंट वो तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, तो इसलिए हम सिर्फ हायर ऑर्डर टर्म को कंसिडर करते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास एरे का साइज़ जो है वो अगर हमारे पास 1000 हो, तो n स्क्वायर क्या देगा? ये हमें कितनी वैल्यू दे रहा है? 10 लाख। तो 1 मिलियन ये हमें दे रहे हैं, और n हमें क्या देगा? n हमें n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b इंटू 1000। b कांस्टेंट है, कुछ कोई b स्मॉल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो 1000 के मुकाबले में 1 ये कितना बन रहा है? 10 लाख, 1 मिलियन। तो हमारे पास 1 मिलियन कितनी बड़ी हमारे पास वैल्यू है। तो 1000 रिलेटिवली, इसके रिलेटिवली वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, तो हम रिलेटिव इम्पोर्टेंस को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने लोअर ऑर्डर टर्म्स, कांस्टेंट्स और कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो हैं वो इसके मुकाबले में n स्क्वायर के मुकाबले में वो इनसिग्निफिकेंट हैं, तो उनको हमने इग्नोर कर लिया। लेकिन इग्नोर करने के बाद हमने ऐसे नहीं छोड़ा, हमने एक नोटेशन इसके साथ यूज़ किया, थीटा नोटेशन। तो अब बात जो है वो क्लियर है कि t ऑफ n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ फंक्शंस, t ऑफ n इज़ इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास 3 किस्म के नोटेशंस हैं, एक थीटा है, दूसरा बिग O है, तीसरा बिग ओमेगा है। लिटिल o और लिटिल ओमेगा, लिटिल o और लिटिल ओमेगा ये भी थ्योरेटिकल जो है हमारे पास सिंबल्स हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो थीटा नोटेशन, बिग O नोटेशन और बिग ओमेगा नोटेशंस हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि एसिम्प्टोटिक, इसको कहा जाता है एसिम्प्टोटिक कम्प्लेक्सिटी, एसिम्प्टोटिक कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्स। किसी भी एल्गोरिथम की अगर आप कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी को फाइंड कर लें, तो कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी को जिस फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें आप हायर ऑर्डर टर्म अगर ले लें, तो वो उस फंक्शन का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। और उसके साथ हम इन सिंबल्स में से कोई सिंबल लगा लें, तो ये हमारे पास एसिम्प्टोटिक कम्प्लेक्सिटी कहलाती है। ठीक है, एसिम्प्टोटिक कम्प्लेक्सिटी या एसिम्प्टोटिक कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी ये इस फंक्शन की है। और इसका मकसद जो है वो ये है कि एल्गोरिथम्स को हम क्लासिफाई कर लें कि कौन से एल्गोरिथम्स जो हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। वो n क्लास से बिलोंग करते हैं, वो n स्क्वायर क्वाड्रेटिक से बिलोंग करते हैं, या n क्यूब क्लास से बिलोंग करते हैं, लॉगरिथमिक हैं या एक्सपोनेंशियल हैं, कौन से क्लास से वो बिलोंग करते हैं। तो इससे जो है हम एल्गोरिथम्स, जिन एल्गोरिथम्स की कम्प्लेक्सिटी या एसिम्प्टोटिक कम्प्लेक्सिटी वो थीटा ऑफ n स्क्वायर होगी, तो उन तमाम की रनिंग टाइम जो है वो आलमोस्ट सेम होंगी। ठीक है, उन तमाम की रनिंग टाइम्स आलमोस्ट सेम होंगी। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि एसिम्प्टोटिक कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी, जिसमें लोअर ऑर्डर टर्म्स को हम इग्नोर करते हैं और हायर ऑर्डर टर्म्स के साथ हम ये सिंबल लगाते हैं, तो ये हमें उस फंक्शन की कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हमें बताता है।
उसकी एब्स्ट्रैक्शन है, उसमें डिटेल जो है वो इग्नोर कर लिए हैं और हमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी को बताया गया है। ठीक है, तो अभी मैं फॉर्मली डिफ़ाइन करता हूँ कि थीटा नोटेशन जो है वो फॉर्मली मैथमेटिकली उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। सो थीटा नोटेशन, इसकी जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो क्या है, एफ ऑफ एन इज़ थीटा जी एफ एन। इट स्टेट्स दैट, ये स्टेटमेंट क्या बताती हैं, इट स्टेट्स दैट एफ ऑफ एन belongs to the set theta gfn। मैंने आपको बताया कि ये सेट ऑफ फंक्शंस रिप्रेजेंट करता है। So it states that this line states that f of n belongs to the theta g of n to the set theta g of n such that there exist positive constants C1, C2 and N naught such that C1 G of n is less than or equal to f of n is less than or equal to C2 G of n, and all these must be greater than or equal to 0, and these conditions or this inequality must be true for all n greater than or equal to n naught। देखिए ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है थीटा नोटेशन की। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि थीटा नोटेशन का क्या मतलब है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एन बिलोंग करता है एक सेट ऑफ फंक्शन से जो रिप्रेजेंट किया गया है बाय थीटा जी एफ एन। थीटा जी एफ एन का क्या मतलब, दिस इज़ अ सेट ऑफ फंक्शंस। जिस तरह हमारे पास हम सेट डिफ़ाइन करते हैं करली ब्रेसेस से, ये हमारे पास सेट ऑफ 4 नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 1 बिलोंग्स टू इज़ अ मेंबर ऑफ दिस सेट, तो इसी तरह इसका भी ये मतलब है कि f ऑफ n इज़ अ फंक्शन विच बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ फंक्शंस। यानी इस g ऑफ n में हमारे पास सेट ऑफ फंक्शंस हैं, उनमें से एक f ऑफ n भी है। अगर हमारे पास, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, अगर हमारे पास 3 कांस्टेंट्स हों, C1 उसको मल्टीप्लाई कर ले जी ऑफ एन के साथ और वो स्मॉलर हो या इक्वल हो एफ ऑफ एन के, और C2 को अगर जी ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एन, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एन, और ये तमाम जो हैं हमारे पास ग्रेटर हों 0 से या इसके इक्वल हों, और ये कंडीशन 1-2 वैल्यूज़ के लिए ट्रू ना हो बल्कि ये तमाम n के लिए जो n नॉट से ग्रेटर हों, इन्फिनिटी तक भी आप जाएं तो ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू होगी, ये कभी भी फॉल्स नहीं होगी। n नॉट से नीचे ये फॉल्स हो सकती हैं, लेकिन n नॉट से ऊपर जितना भी हम ऊपर जाते जाएंगे n की वैल्यू, फॉर एग्जांपल n नॉट हमारे पास जो है वो 5 हैं, तो n की वैल्यू जो है ये 5 ले लें तो ये ट्रू होगी, 6 ले लें ट्रू होगी, 100 ले लें ट्रू होगी, 1 मिलियन ले लें तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं, ये वैल्यू इससे कम होगी, ये वैल्यू इससे कम होगी और ये इससे ज़्यादा होगी, और ये तमाम 0 से ग्रेटर होंगी। ठीक है, तो ये थीटा नोटेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इस इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली एक हम फंक्शन ले लेंगे और उसका जो है एसिम्प्टोटिक कम्प्लेक्सिटी या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड कर लेंगे,
और उसके लिए फिर हम C1 C2 और N नॉट को प्रूफ करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि ये डेफिनेशन जो है एग्जैक्टली उसके मुताबिक जो है उसको सेटिस्फाई करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच।